बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, ठीक। तो अब मैं आपको एक सवाल बोलता हूँ, उस सवाल को करो, लिखो। Which of following is correct about hypophyseectomy? Hypophyseectomy. Option A, it leads acromegaly. B, increases melanin granules in our skin. Melanin granules in our skin. C, low secretion of steroid hormones from suprarenal gland. Suprarenal gland. D, ऑप्शन डी लिखना, promotes secretion of large amount of testosterone or androgen. Large amount of testosterone or androgen. एक बच्चे का आंसर है सी, बाकी सी। मैं रीज़न भी पूछ सकता हूँ, ऐसा नहीं किसी को सुन के आंसर बता दो, मैं पूछूंगा कि आपने क्या सोच के बताया। जानते हो मेरी आदत, आंसर है तो क्यों है, कैसे है, ये तो मैं पूछता ही पूछता हूँ। सोनिया तुम बताओ। इसका पता नहीं बेटा, सवाल पढ़ो फिर आंसर पढ़ो फिर पता चलेगा ना। एक बार सर को बोला के लाना। ए, कैसे, क्या सोचा तुमने? और हाइपो मतलब सर मुझे ऐसा लग रहा है पिट्यूटरी से रिलेटेड होता है। हाइपो मतलब नीचे होता है। नीचे। किसके नीचे, क्या नीचे? सर पिट्यूटरी ग्लैंड नीचे हो पाई जाती है। किसके, मतलब हमारे यहाँ पैर में? सर हाँ। पीनियल बॉडी का असाइनमेंट देखिए है, वो निकाल दीजिए इनके लिए। बेटा हाइपो नहीं, हाइपोफाइसिस वर्ड होता है पिट्यूटरी के लिए, हाइपो नहीं। हाँ फिर आगे। अच्छा नीचे है तो उसके ठीक नीचे पहला ऑप्शन है, इसलिए पहला हो जाएगा। वाह, तुम बताओ कौन सा आंसर होगा? कैसे? पहला क्यों गलत है? तो सी कैसे हो गया? फिर पहला तुम्हें यही नहीं पता कि गलत है, तो सी का आंसर कैसे हो गया?
नहीं बेटा रुको, मैं बता रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाया, ठीक। पिट्यूटरी में मैंने सारे हार्मोन के सिक्रीशन, फंक्शन, उनसे कम होने से ज़्यादा होने से जो समस्याएं होंगी सारा बता दिया। और बेटा जो अभी मैंने सवाल बोला है, देखो बेटा सवाल है किसी गाइड का नहीं, तुरंत मैंने दिमाग में बनाया है और आपको बोला है, एग्जामिनर भी यही करता है। तो बेटा मैंने इसमें कहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हाइपोफाइसेक्टोमी, देन फर्स्ट आपको समझना चाहिए हाइपोफाइसेक्टोमी होता क्या है। हाइपोफाइसेक्टोमी सर्जिकल रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब आपने पिट्यूटरी ग्लैंड निकाल दिया तो मतलब इससे निकलने वाले हार्मोन अब बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे। तो अब आपको देखना है कि इसके कम होने पे कौन कौन सी समस्या हो सकती है। बेटा देन पहला ऑप्शन इट लीड्स एक्रोमेगली। मेगली की स्पेलिंग गलत है बेटा। एक्रोमेगैली क्या होता है? बड़ा होना, किसी हाइपर सिक्रीशन से होता है, तो ये गलत हो गया। यहाँ तो कहानी क्या है, हाइपो की है। इंक्रीज मेलानिन ग्रैन्यूल इन आवर स्किन, नहीं बेटा, मेलानिन एमएसएच हार्मोन के बढ़ने से होता है, स्किन काली हो जाती है हमारी, ये भी गलत हो गया। अब प्रमोट सिक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, एंड नहीं बेटा, और तो इसका मतलब क्या है, हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कौन निकालता है? एलएच निकालता है। जब एलएच कम होगा तो टेस्टोस्टेरोन को प्रमोट नहीं करेगा। अगला ऑप्शन है लो सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन फ्रॉम द सुप्रारीनल ग्लैंड। बात बिल्कुल सही, आंसर यही होगा, क्योंकि आपने कहा था कि एसीटीएच जो है इस हार्मोन को प्रमोट करता है। जब कट गया, कम हो गया, तो वो कम हो जाएगा। बेटा आंसर लॉजिकली सोचा करें आप लोग, नहीं तो बेटा पता है मुश्किल हो जाएगी। और आपको बता दूं, अब कहानी ये चल रही है नीट की कि अगर आप बायो में पूरा करके आते हो तभी फ़ायदा है। क्योंकि बेटा देखो, ऐसा नहीं कि फिजिक्स टफ आएगी, केमिस्ट्री टफ आएगी, बेटा कभी कभी वो कैलकुलेशन दे सकते हैं, उनको अधिकार है। बट क्या है कि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। बेटा आज के 20 साल पहले टीचर्स क्या थे, बायो में केवल एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा दिया, सेल पढ़ा दिया, फिजिक्स में मैकेनिक्स पढ़ा दिया, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पढ़ा दिया, तो पूरे इंडिया में यही कहानी थी, तो मेरिट नीचे आती थी, किसी को आती नहीं था, पेपर क्या करेगा। अब सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, सब अच्छा करा रहे हैं, एनसीईआरटी कवर कराना, ये करा, तो मेरिट ऊपर जाती है, समझ गए बेटा। इसलिए आपको पूरा करना है। देखो इस बार देखो, तुम्हारी बैच में मिथिलेश था 355, आनंद उसे उसका 360 हो जाएगा, आनंद का 360, 341, 345, 335 तुम्हारे ही बैच के बच्चे हैं। +2 वाले बच्चे, जिया बताओ नंबर लेगी 340 बायो में, उसे 620, 635। तो बेटा ध्यान देना, आपको भी करना है तो उसके लिए बायो पूरी कवर करनी पड़ेगी, तब जा कर के देखो। ऐसा नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं करना, वो भी करना है। बायो थोड़ा सा कंपैरेटिवली सरल होता है, कंपैरेटिवली सरल होता है, इसमें चांसेस होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सही होने के, कम से कम गलत होने के। और फिजिक्स थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन है, तो चांसेस हो जाते हैं गलत होने के, समझ गए ना बेटा। इसलिए आपको पैटर्न बनाना है, तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करना है, समझ गए। चलो आज जो नया ग्लैंड हम लोग पढ़ेंगे, बेटा नाम क्या तुम्हारा? अच्छा, कुल्हरी गांव से ना, ठीक बेटा। आपके घर से फ़ोन आया था परसों मेरे पास। हाँ बेटा, अगली ग्लैंड आप हेडिंग बनाना, पीनियल ग्लैंड, या इसे पीनियल बॉडी भी कहते हैं हम लोग। पीनियल ग्लैंड या पीनियल बॉडी, हो गया बेटा। चलो अब इधर देखना, आपने क्या देखा था, आपको जो बताया गया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड आपको यहाँ हाइपोथैलेमस के नीचे मिले थे। अब वही आपको बता दें, यहाँ जो फोर ब्रेन हमारा होता है, फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड पे यहाँ पाया जाता है हमारा क्या, पीनियल बॉडी। ये बात बाकायदे एनसीईआरटी में मेंशन है कि पीनियल बॉडी जो होती है हमारे फोर बॉडी के क्या होती है, डॉर्सल साइड पे पाई जाती है। डॉर्सल मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक, डॉर्सल साइड पे पाई जाती है। वेंट्रल ये अंदर, खोपड़ी के अंदर वाला, अभी लिखाऊंगा, निकला नहीं है बेटा, पहले सुन लो, ठीक। पीनियल ग्लैंड कहाँ होती है, फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड पे पाई जाती है बेटा। यहाँ अगर हम बेसिकली हार्मोन को डिस्कस करते हैं, अगर इसके हार्मोन की बात करें तो बेटा पीनियल से जो हार्मोन निकलता है, एक हार्मोन निकलता है, क्या नाम है, नाम है टोनिन, हो गया। मतलब बेटा ये मेलानिन को तोड़ता है, कम करता है। और MSH क्या था, मेलानोसाइट सेल स्टिमुलेटिंग, वो मेलानिन को बढ़ा रहा था, ये क्या करेगा, कम करेगा। तो पहला सवाल एग्जामिनर यहीं से पूछ लेगा कि मेलाटोनिन और MSH दोनों के बारे में आप कहोगे
कि दोनों में एक रिलेशन जो क्या है, एंटागोनेस्टिक हार्मोन। एग्जामिनर यही पूछ लेता है एंटागोनेस्टिक हार्मोन क्या होते हैं, साइनर्जिड हार्मोन क्या होते हैं। एंटागोनेस्टिक हार्मोन्स वो होते हैं जो एक दूसरे के ओपोजिट काम करते हैं। क्या करते हैं, ओपोजिट काम करते हैं। 2000 एंटागोनेस्टिक, और जो एक जैसा काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, साइनर्जिड। इसका मतलब MSH जो था वो मेलानिन ग्रेन्यूल की संख्या बढ़ा रहा था, और मेलेटोनिन मेलानिन ग्रेन्यूल की संख्या कम करते हैं, अर्थात कंसंट्रेशन कम करते हैं। तो मेलेटोनिन एंड MSH बोथ आर एंटागोनेस्टिक टू ईच, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। हो गया। अब इसके अलावा बात करते हैं बेटा, जो मेलेटोनिन हार्मोन है ये सर्केडियन साइकिल को रेगुलेट करता है, वेकअप साइकिल को रेगुलेट करता है। इसीलिए हमारे कुछ साइंटिस्ट इसे कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। वैसे ज़्यादा डिटेल जाएं तो वेस्टिजियल थर्ड आई मानी जाती है, वो थोड़ा सा बायो से हट के है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक। ये वर्ड पूछा जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक। एनसीईआरटी ने सिर्फ इतना लिखा है रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल, इसके आगे नहीं लिखा है। तो स्लीप वेक साइकिल जैसे हमने लिख लिया तो एग्जामिनर और टीचर के दिमाग में आ गया कि बायोलॉजिकल क्लॉक की बात हो रही है। ठीक, इसके अलावा ये क्या करता है, इसके अलावा बेटा ये हमारे मैमल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है, फीमेल मैमल में। इसके अलावा डिफेंस में काम करता है, इनडायरेक्टली इम्यूनिटी को भी अफेक्ट करता है, डिफेंस में काम करता है। समझ गए। चलो, अब हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात की है, डिफेंस की बात है, सर्केडियन साइकिल की बात की है। तो मैं आपको बता दूं कि बेटा जैसे जैसे जब अब हम सुबह उठे हैं, जैसे जैसे सूरज का रोशनी बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, रोशनी बढ़ते जैसे बढ़ेगा मेलेटोनिन की मात्रा हमारी कम होती जाती, कम होती जाती, कम होती जाती। दोपहर में बिल्कुल कम हो जाती है, जैसे शाम होने लगेगा फिर बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, आधी रात में मिडनाइट में सबसे ज़्यादा आ जाएगी, सबसे ज़्यादा आ जाएगी। मतलब अंधेरे में, डार्क में, लाइट के एब्सेंस में मेलेटोनिन की मात्रा ज़्यादा होती है और लाइट में कम होती है। बात बिल्कुल सही है। जब आप धूप में निकलते हैं तो आपके बॉडी में मेलेटोनिन कम हो जाता है, MSH बढ़ जाता है और सन टैनिंग हो जाती है। और जब आप अंधेरे में रहते हो, छाए में रहते हो, तो आपकी बॉडी में मेलेटोनिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और आपकी स्किन फेयर हो जाती है। आपने देखा ही होगा। ये लॉजिकली समझ में आ गया। इसके अलावा जो आपको जानना है वो जानना है। अभी मैंने बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है, यही बोला था। बेटा याद रखना कि ये मैमेलियन ओवरी को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है? मैमेलियन ओवरी के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। बेटा हमारी बॉडी में लाइट जाने का रास्ता क्या है? हमारी आँखें। रास्ता क्या है? आँखें। आँखें ही है, आँखों से लाइट जाती है और हमारे नर्वस सिस्टम में जाती है। और हमारा पीनियल बॉडी जो है ये ब्रेन के ऊपर है, मतलब ये कहीं न कहीं न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब अगर हमारी आँखें बंद हैं लाइट नहीं जाएगी, लाइट नहीं जाएगी तो इसका सिक्रीशन डिक्रीज नहीं होगा। इसी तरह बेटा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि अगर कोई गर्ल, फीमेल ब्लाइंड बाय बर्थ, पैदाइश से अंधी है, ईश्वर न करे किसी के साथ हो, तो उसके अंदर मेलेटोनिन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उसकी ओवरी थोड़ा जल्दी डेवलप होती है। मतलब गर्ल ब्लाइंड बाय बर्थ कैन अटेन प्यूबर्टी अर्लियर देन नॉर्मल गर्ल, अर्लियर देन नॉर्मल गर्ल। नॉर्मल गर्ल के कंपेयर में वो क्या होगा, एक आध साल पहले प्यूबर्टी अटेन कर लेगी। समझ गए। और बेटा मैंने आपको बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, पिट्यूटरी है, पीनियल बॉडी है, दोनों ब्रेन के ऊपर नीचे एक्सटेंशन है, तो इनकी ओरिजिन ब्रेन के जैसे होगी, नर्वस सिस्टम के जैसी होगी। बेटा हमारे नर्वस सिस्टम की ओरिजिन क्या होती है? एक्टोडर्मल। कैसी होती है? एक्टोडर्मल। तो पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड की ओरिजिन कैसी हो जाएगी? एक्टोडर्मल। ठीक, समझ गए। ये छोटा सा ग्लैंड था, एक ही हार्मोन था, बस इसमें थोड़ा सा लिखना है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, पीनियल बॉडी में लिखना, इट इज़ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, इट इज़ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, इट इज़ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। हो गया, लिखना। Pineal body is present on dorsal side of
forebrain, dorsal side of forebrain. So also called as epiphysis. पिट्यूटरी को हमने कहा था हाइपोफाइसिस, called epiphysis, 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 called as epiphysis. हो गया, इसे एपीफाइसिस कहते हैं। बेटा EPI ही था, PHY था, काट के दोबारा लिखो, EPIPHYSIS, एपीफाइसिस। आगे लिखना, दिस ग्लैंड सिक्रेट हार्मोन मेलेटोनिन, हार्मोन मेलेटोनिन, हार्मोन मेलेटोनिन। हो गया, लिखो, स्टार पॉइंट बना के लिखना, मेलेटोनिन इज antagonistic to MSH, antagonistic to MSH, antagonistic to MSH means, yeah, that means melatonin decreases concentration of melanin in our skin. मतलब मेलानिन के सिंथेसिस सिक्रीशन को कम कर देता है। ठीक, लिख लिया, आगे लिखना लाइन चेंज करके, इन आवर स्किन। हो गया, आगे लिखना बेटा, मेलेटोनिन रेगुलेट सिरकेडियन, वैसे सिरसेडियन होता है बट आप पढ़ते हो सिरकेडियन साइकिल। ब्रैकेट में आपके एनसीईआरटी ने सिरकेडियन वर्ड नहीं यूज किया है, एनसीईआरटी ने डायूरेनल लिखा है, डायूरेनल साइकिल, सिरकेडियन साइकिल ब्रैकेट में डायूरेनल, ब्रैकेट में। हाँ, डायूरेनल मतलब क्या होता है, जो दिन के लाइट द्वारा इफेक्ट हो। हम लोग कहते हैं ना हमारी एक्टिविटी कैसी, डायूरेनल, हम लोग दिन में एक्टिविटी करते हैं। जो नॉक्टर्नल होते हैं वो क्या करते हैं, रात में एक्टिविटी करते हैं। ब्रैकेट बंद, डायूरेनल। एंड और किसको रेगुलेट करेगा, स्लीप वेक साइकिल, स्लीप वेक साइकिल, स्लीप वेक साइकिल। ब्रैकेट लिखना, बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक, इस ग्लैंड को कंसीडर कर लेंगे बायोलॉजिकल क्लॉक। आगे लिखना, मेलेटोनिन also regulate or affect menstrual cycle in females and defense mechanism in our body, defense mechanism in our body. Concentration of melatonin is maximum at midnight, and minimum at noon. नून मतलब मिड डे, बिल्कुल दोपहर में, फुल स्टॉप। अच्छा, एक वर्ड मैं पूछता हूँ आप लोगों से, आप लोगों को ब्रेन सैंड पता है?
ब्रेन सैंड, मस्तिष्क रेत, कोई आइडिया? बेटा देखना, जब हम प्यूबर्टी अटेन करते हैं उस दौरान हमारी पीनियल बॉडी में कुछ सॉल्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं, बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक। उसे हम लोग कहते हैं ब्रेन सैंड। पीछे कई हमारे साइंटिस्ट का मानना था कि पीनियल बिकम क्रस्ट व्रस्ट नहीं होती, उसके अंदर सॉल्ट एक्युमुलेट हो जाते हैं, उसे कहते हैं ब्रेन सैंड। और आपको बता दें, ब्रेन सैंड के स्टेज में ये ज़्यादा एक्टिव होती है। ये सवाल याद रखना कि ये पीनियल बॉडी आपके प्यूबर्टी स्टेज में या ब्रेन सैंड के स्टेज में थोड़ी ज़्यादा एक्टिव होती है। एक्टिव होती है बट उस समय ज़्यादा एक्टिव होती है। आगे लिखना, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, नहीं ऐसे स्टार होते में बता देता, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी पार्टिकल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट accumulated in this gland and called as brain sand, इसे मस्तिष्क रेत कहते हैं, called as brain sand, इसे मस्तिष्क रेत कहते हैं। हो गया, चलो फुल स्टॉप लिखना। उसे गर्ल वाला छोड़ देते हैं, आजकल उस पर सवाल आता नहीं कि गर्ल ब्लाइंड बाय बर्थ कैन अटेन प्यूबर्टी अर्लियर देन नॉर्मल गर्ल, आजकल सवाल आता नहीं, लिखा दिया जाता है बट सवाल इतना आते नहीं, तो उसको छोड़ देते हैं। तो हम लोग अगली ग्लैंड शुरू करेंगे, थायराइड। थायराइड ग्लैंड, हेडिंग बनाओ थायराइड ग्लैंड। बेटा इधर देखना, ये हमारा लैरिंग्स है ना, ये वाला फेस हमारा वेंट्रल है और ये वाला क्या है, डोर्सल है, सही है ना। तो ये क्या होता है, ये यहीं होता है ऐसे, ठीक, ये ऐसे, समझ गए। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन द लैरिंग्स, कह सकते हैं, बट ऐसा हम कहते नहीं। ये लैरिंग्स के थायराइड कार्टिलेज पर होता है, बट आपको मेंशन किया जाता है लोकेशन इसका अकॉर्डिंग टू ट्रैकिया। आप एनसीईआरटी में देखना साफ साफ लिखा हो, क्या लिखा होगा, वेंट्रल साइड ऑफ ट्रैकिया लिखा है ना, ट्रैकिया वर्ड यूज़ किया गया कि नहीं। लेकिन एक्चुअल में इसकी लोकेशन क्या होती है, थायराइड कार्टिलेज। बट होता क्या, थायराइड कार्टिलेज में लोकेटेड है, बट ये इसे बड़ी होती है ना, तो यहाँ तक आ जाती है, इसलिए हम बताते हैं ट्रैकिया पे पाई जाती है। अब मैंने कहा बड़ी होती है, तो बड़ी से एक बात मैं आपको बता दूं कि थायराइड ग्लैंड इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ये क्या होती है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है किसकी, ह्यूमन बॉडी की, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये बात याद होगी। अब बेटा जैसे अभी आपने देखा था कि पीनियल बॉडी ब्रेन पे थी और वो एक्टोडर्मल ओरिजिन की थी, तो हम इसकी बात करते हैं। बेटा आपको बता दें कि डेराइव होती है थायराइड और पैराथायराइड हमारी एम्ब्रियोनिक फेरेंजियल पाउच से, और इसलिए इनकी ओरिजिन होती है एंडोडर्मल। कैसी होती है, एंडोडर्मल, क्योंकि हमारा जो लंग है और हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है ये कैसे होते हैं, एंडोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। ये फेरेंजियल पाउच से डेराइव हुए हैं, इनकी ओरिजिन कैसी हो जाएगी, होगी। आपको एक बात बताएं, हमारी थायराइड ग्लैंड जो होती है, लोअर कॉर्डेट में एक स्ट्रक्चर होता है एंडोस्टाइल, नाम सुना है, एंडोस्टाइल, उसके होमोलोगस होती है।
थायराइड ग्लैंड इज होमोलॉगस टू एंडोस्टाइल ऑफ लोअर कॉर्डेट। बट ये सवाल रेयर आता है, इसलिए हम लोग लिखा देते हैं, इसको बस छोड़ देते हैं, ज़्यादा फोकस नहीं करते। हम बात करते हैं जहाँ पे सवाल आता है। अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करें तो थायराइड ग्लैंड के बारे में एक बात आपको पता होनी चाहिए कि इट इज़ बाइलोब्ड। कैसी होती है? बाइलोब्ड होती है, 2 लोब की होती है, और बोथ अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ, किससे जुड़े होते हैं? नॉन सिक्रीटरी स्ट्रक्चर स्थमस। बेटा ये है लोब्स, ये है नॉन सिक्रीटरी स्थमस। बेटा ध्यान देना, ये होता है स्थमस। अभी बनाना मत, मैं बोलूँगा तो बनाना स्थमस। एग्जामिनर पूछेगा स्थमस हमारी बॉडी में और कहाँ पाया जाता है? ओविडक्ट में, फैलोपियन ट्यूब में, जो यूट्रस के करीब वाला पार्ट होता है, दैट इज ऑल्सो स्थमस। समझ गए? अब बेटा ये हमारा थायराइड ग्लैंड का लोब है। अब हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से कट करते हैं। कट किया, कट करके यहाँ लाए, ठीक, और उसके बाद इसको बाहर निकाल के बनाया। जैसे इसको देखा हमने, तो हमने क्या देखा कि ये जो थायराइड ग्लैंड है, इसके अंदर 2 तरह की सेल्स स्ट्रोमा है, फॉलिकुलर और सेलुलर। फॉलिकुलर, और विशेष तौर से सेल की बात करें तो जो फॉलिकुलर स्ट्रोमा है वो फॉलिकुलर सेल से बनी है। किससे बनी है? फॉलिकुलर सेल से बनी है। आपको दिखा दें बेटा, यहाँ जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो ऐसे क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, ये इकट्ठा होकर के बॉल जैसी स्ट्रक्चर बनाती हैं, होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर। क्या बनाती हैं? होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर। होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इन्हीं के बीच में सॉलिड पैराफॉलिकुलर सेल्स पाई जाती है बीच बीच में। हो गया बेटा? डायग्राम भी बनाना पहले समझ लो। ये है हमारी फॉलिकुलर सेल्स, जो भी क्यूबॉइडल सेल्स हैं। ये है हमारी पैराफॉलिकुलर। कैसी हैं? पैराफॉलिकुलर। अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात कर रहे हैं और पूछें यहाँ पे हार्मोन, तो आपको बता दें फॉलिकुलर हार्मोन, फॉलिकुलर ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है दैट इज आयोडाइज्ड हार्मोन। क्या होता है? आयोडाइज्ड हार्मोन। और पैराफॉलिकुलर से जो हार्मोन निकलता है ये होता है नॉन आयोडाइज्ड। कैसा होता है? नॉन आयोडाइज्ड। नॉन आयोडाइज्ड वाला हार्मोन होता है बेटा पॉलीपेप्टाइड। क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड। और इसका नाम होता है TCT, थायरो कैल्सिटोनिन। और जो आयोडाइज्ड हार्मोन है इसके बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है कि फॉलिकुलर सेल्स सिक्रीट 2 हार्मोन्स T3 एंड T4। यही लिखा है, उन्होंने आयोडाइज्ड वर्ड यूज नहीं किया है। उन्होंने लिखा है, आप एनसीईआरटी खोल देख लेना, कि फॉलिकुलर सेल्स सिक्रीट 2 हार्मोन्स T3 एंड T4। ठीक, लेकिन बेटा मैं आपको यहाँ बताने चल रहा हूँ कि एक्चुअल में आयोडाइज्ड हार्मोन हमारे पास T1, T2, T3 एंड T4 इतने होते हैं। इसका नाम है मोनोआयोडो थायरोनिन। ये है डाई आयोडो थायरोनिन। ये होता है ट्राई आयोडो थायरोनिन। ये है टेट्रा आयोडो थायरोनिन। बेटा ये निग्लिजिबल अमाउंट में होते हैं, इसलिए इनको बुक वाले हमारे एनसीईआरटी वाले नहीं लिखते। ये होता है बेटा ब्लड में 20%,
ये होता है 80%, इसकी मात्रा ज़्यादा है और यही रिप्रेजेंट किया जाता है थायरॉक्सिन के नाम से। किसके नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है? थायरॉक्सिन के नाम से। हो गया? इतना बना लो, फिर हम आपको लिखाते हैं। इतना दिया इन्होंने। हाँ जी, हाँ सबने बना लिया? लिखो, थायराइड ग्लैंड इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। देखना, इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। It is bilobed. It is bilobed and both lobes are connected with non-secretory structure structure.
both lobes are connected with non secretory structure isthmus. हो गया? लिख लिया? आगे लिखना। एक स्टार पॉइंट बना के लिखना। term isthmus is associated with thyroid gland and fallopian tube both. हो गया? लिखना। thyroid gland is comprised of follicular tissue and stromal tissue. देखो, follicular tissue is composed of follicular cells. आगे लिखना। thyroid gland is homologous to किसके homologous होती है? homologous to endostyle, ENDOSTYLA, endostyle of lower caudate. हो गया? आगे लिखना। There are two types of follicular cells in follicular tissue. There are two types of follicular cells in follicular tissue named as follicle and parafollicle. Named as, ऐसे लिखो, follicular cells and parafollicular cells. Named as follicular cells and parafollicular cells. लिखना। लाइन चेंज करके। थायराइड ग्लैंड secretes two types of hormones. पहला iodized, दूसरा नॉन आयोडाइज्ड. अब हेडिंग बनाना, आयोडाइज्ड हार्मोन. अब बेटा हम इसकी बात करेंगे T3 और T4 की. अब हमें ये देखना है कि आयोडाइज्ड हार्मोन कहाँ से निकलता है. निकलता है क्यूबॉइडल फॉलिकुलर सेल्स जो कि बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं. हो गया बेटा. यहाँ पर इनके अंदर ये क्या करती हैं,
थायरॉक्सिन हार्मोन बना के यहाँ स्टोर करते हैं, टेम्पोरली स्टोर करते हैं। और थायरॉक्सिन ही या T3 और T4 ही एक ऐसा हार्मोन है जो टेम्पोरली स्टोर होता है। इसका नाम होता है थायरोग्लोब्यूलिन। क्या होता है? थायरोग्लोब्यूलिन कोलाइडल फॉर्म में स्टोर किया जाता है। अब पूरी बात सुनना, जब हम भोजन करते हैं, हमारे भोजन में आयोडीन होता है कि नहीं होता है? होता है। कहाँ से आता है आयोडीन? कहाँ से आता है आयोडीन? आयोडाइज सॉल्ट आता है। बेटा एक बात बताएं, आज के कुछ साल पहले मार्केट में आयोडाइज सॉल्ट नहीं थे, तो क्या पहले के लोगों को आयोडीन नहीं मिलता था? क्या पहले के लोगों को आयोडीन नहीं मिलता था? पहले गांव के लोग ना नमक की रोटियां खाते थे, नून बोलते थे गांव में, होते नहीं थे बड़े बड़े। अब भी आते होंगे, गाय भैंस को खिलाते हैं, लेकिन पहले इंसान भी खाता था। क्या उसमें आयोडीन नहीं होता था? तो ये जो नया पंगा चला है आयोडाइज्ड नमक, देश का नमक, विदेश का नमक, ये क्या चक्कर है? मैं नहीं खाता टाटा नमक, क्या मुझे आयोडीन नहीं मिलता? नहीं खाता बेटा मैं टाटा नमक, मैं नहीं खाता आयोडाइज्ड नमक, क्या मुझे आयोडीन नहीं मिलता है? मिलता है। आयोडीन बेटा हमारे वेजिटेबल में है, हमारे फ्रूट में है, हमारे ग्रेन्स में है। जो आयोडाइन नमक हमने प्रमोट किया है, वो प्रमोट किया है उन लोगों के लिए जिनके भोजन में आयोडीन नहीं होता। बात को समझो, ये हमारे आपके मैदानी इलाके वाले लोगों के लिए नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे इलाके से बिलोंग करते हैं, हम लोगों में थोड़ा सा आलस और दिखावा ज़्यादा होता है, आलसी भी होते हैं, और आजकल तो आइडिया भी नहीं है। पहले गांव में क्या होता था, चूल्हे पे कढ़ाई में सब्जी बना करती थी, मदर जो होती थी वो 4-5 रोटी नमक की उठाती थी, ऐसे अंदाज लगा कर डाल देती, नमक हो जाता था। आज अगर हम घर में कह दें वो वाला नमक डाल दो तो नहीं डाल पाएंगे, ज़्यादा कम हो जाएगा, कभी ज़्यादा कभी कम। आजकल तो पिसा वाला नमक डालने की आदत हो गई ना, चम्मच से 1 चम्मच 2 चम्मच है, तो वो हैबिट की बात है। बेटा ध्यान देना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, हमें जो आयोडीन मिलता है हमारे भोजन से मिलता है। कहाँ से मिलता है? याद रखना, फूड से मिलता है। और हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आयोडीन की, 120 माइक्रोग्राम, ग्राम नहीं, माइक्रोग्राम पता कितना होता है? ग्राम का 10 लाखवां भाग, समझ गए? 120 माइक्रोग्राम होता है। जब वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, एब्जॉर्ब होता है, ब्लड में जाता है, वो ब्लड के जरिए पहुंचता है यहाँ पे। जैसे यहाँ ब्लड की सप्लाई से आता है तो हमारी फॉलिकुलर सेल्स उसको एंडोसाइटोसिस से अंदर कर लेती हैं, अब उसको कन्वर्ट करती है थायरॉक्सिन में। किस में कन्वर्ट करती है? अब एक बात और बता दें, वो थोड़ा सा मात्रा बना यूज करते हैं, बाकी को फिर बाहर रिलीज कर देती हैं ब्लड में। ज़्यादा वो भी नहीं, पूरा 120 ग्राम यूज भी नहीं होता, समझ गए? और वहाँ जो थायरॉक्सिन बना, आयोडाइज्ड हार्मोन बना, वो टेम्पोरली थायरोग्लोब्यूलिन के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है, समझ गए? अब ऐसे इलाके जहाँ पर भोजन में आयोडीन नहीं होता, अब कहोगे वो कौन से इलाके हैं? बेटा पहाड़ी वाले इलाके, जहाँ पे बारिश होती है, घमाघम होती, खूब झमाझम बारिश हुई, पानी से सॉइल कट गया, मिनरल वॉश्ड आउट, मिनरल पानी में घुल के रन ऑफ वाटर के साथ चला गया। अब वहाँ जो खेती होगी, जस्ट इमेजिन, क्या उसमें मिनरल पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि मिनरल तो बह गए। तो उन इलाकों में हमने देखा है एक कॉमन सी बीमारी मिलती, सिंपल गोइटर। बात को समझना, क्या मिलती है? सिंपल गोइटर। क्यों? क्योंकि बेटा जब भोजन में आयोडीन की कमी होती है तो हमारी जो फॉलिकुलर सेल्स हैं अपनी संख्या बढ़ाने लगती हैं ज़्यादा से ज़्यादा आयोडीन ग्रैब करने के लिए, तो फूल जाती है। तो एक सवाल और बन गया पीएमटी का कि जो सिंपल गोइटर है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से नहीं है, आयोडीन की कमी से है।
और ये पहला सवाल है पीएमटी में इस थायराइड से पूछा जाने वाला, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट डिसऑर्डर ऑफ हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड। बच्चे कहते हैं, टीचर कहते हैं सवाल ही गलत है। गलत नहीं है बेटा, आपने समझा ही नहीं। ये मिनरल की डेफिशिएंसी की बीमारी है। एक्चुअल में होता क्या ना, बुक में हम लोग हाइपो में से पढ़ते हैं, अभी पढ़ाएंगे भी आपको, इसलिए बच्चे गलत कर का है, ध्यान देना। अब उन इलाकों के लिए हमने आयोडाइन नमक बनाया था कि भाई आपके यहाँ तो आयोडीन है नहीं, आप ये नमक लो अपने भोजन में डालो, आपको मिलेगा। और सिंपल गोइटर इज़ अ एंडेमिक डिजीज़, नॉट एपिडेमिक। छुआछूत की बीमारी नहीं है, नहीं फैलती है। ये एक मिनरल डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम है। इसमें पीनियल, पैराथायराइड और थाइमस है, थायराइड वाली नहीं है। हाँ, तो इसमें पैराथ हार्मोन भी, कोई बात नहीं, पीनियल वाली इससे कर लेंगे, बाकी जो बचा रहेगा। इसमें 2 ग्लैंड और है ना, इसके पहले थायराइड भी है क्या? देखिए थायराइड हो तो कोई बात नहीं, यही दे दीजिएगा, या थायराइड दे दीजिए, इसको दोनों दे दीजिए आगे पीछे, फिर कल मत दीजिएगा इनको। हाँ, दोनों एक ही साथ दिला दे रहे हैं, ठीक, क्योंकि पीनियल वाले में थाइमस और पैराथायराइड है, जो कि भी पढ़ाया नहीं गया है, ठीक। तो हाँ, हम लोग क्या बात कर रहे थे? आयोडीन वाली बात। तो ये बेटा क्या करते हैं, आयोडीन से निकलते हैं। आपको ध्यान रखना, अब एग्जामिनर का सवाल, एग्जामिनर कहेगा जब आयोडीन अंदर आया तो कन्वर्ट हो गया, किसकी सहायता से कन्वर्ट हुआ, और एक्चुअल में कितना आयोडीन होता है इसमें। तो आपको बता दें, 2 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। थायरॉक्सिन हार्मोन इज डेरिवेटिव ऑफ कौन सा अमीनो एसिड? ये पॉलीपेप्टाइड नहीं होता, टायरोसिन। किससे डिराइव होता है? टायरोसिन। किससे होता है? टायरोसिन। नाम सुना है नहीं कभी लाइफ में? अमीनो एसिड है बेटा, डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन। और थायराइड हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन कंटेन्स 65% आयोडीन। कितना कंटेन करता है? 65% आयोडीन। इस थायरॉक्सिन हार्मोन को सबसे पहले जिन्होंने आइसोलेट किया था, उनका नाम बताओ। केंडॉल, KENDALL। क्या नाम था? केंडॉल। हो गया। अब सवाल है, थायरॉक्सिन करता क्या क्या है हमारी बॉडी में? थायरॉक्सिन हमारे मेटाबॉलिज्म को, BMR को रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को रेगुलेट करता है। प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ RBC की फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। इंक्रीज हार्ट बीट, बॉडी टेम्परेचर, BP इनको बढ़ाता है। इट प्रोड्यूस हीट या प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ हीट इन आवर बॉडी, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी, सो ऑल्सो कॉल्ड एज कैलोरीजेनिक हार्मोन। क्या कहा जाता है? कैलोरीजेनिक हार्मोन कहा जाता है। कैलोरी मतलब एनर्जी, जेनिक मतलब जनरेट करना, कैलोरीजेनिक हार्मोन कहा जाता है। और बेटा जब इस हार्मोन की कमी हो जाए तो आपकी बॉडी में क्या होगा? RBC कम बनेगी, ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन कम मेटाबोलाइज होंगे, BMR आपका कम हो जाएगा। ये दे सकते हैं, क्या होगा? कम हो जाएगा। तो जब ये सारी चीज़ें कम हो गई तो आपके बॉडी में जो एनर्जी पैदा हो रही थी वो भी कम हो गई। अब यही कहानी हम देखते हैं एडल्ट में और बच्चों में। बेटा ध्यान देना, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको प्रॉपर आयोडीन ना मिले तो उसके बॉडी में प्रॉपर थायरॉक्सिन नहीं निकलेगा तो उसके बॉडी के भीतर जो डेवलपिंग फिटस है, जो हमारा बच्चा डेवलप हो रहा है, वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ऐड देती है कि एक प्रेग्नेंट लेडी को आयोडाइज नमक ज़रूर दिया जाए। दिया जाता है ना टीवी में ऐड, नेशनल चैनल वगैरह होता होगा। आजकल टीवी कौन देखता है? आप लोग देखते हो? आज हमें नहीं लगता कोई टीवी, बस खरीद के टंगा हुआ रहता, कोई नहीं देखता, टाइम ही नहीं है। जो देखता है रियलिटी शो देखता है ना, उसमें जज अच्छे आते हैं, सुंदर, तो लोग उसको देख लेते हैं। बाकी किसी पर टाइम नहीं देखने का। आजकल लोग फेक बुक, व्हाट्सअप ये सब चला लेते हैं, और एक कोई ग्राम चल रहा है आजकल,
कौन सा ग्राम चल रहा है? इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम, अच्छा हाँ टेलीग्राम भी चल रहा है, तो उस पर लोग आ जाते हैं। टीवी कौन देखे, किस पर टाइम है? पढ़ने के लिए टाइम नहीं है तो टीवी देखने के पास किसके लिए टाइम है? क्यों? पढ़ने के लिए टाइम निकालो। चलो इधर देखो, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग? हाँ, प्रेग्नेंट लेडी में जब थायरोक्सिन की कमी हो गई तो उसका बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा, तो एक्चुअल में उसका ग्रोथ रेट कम हो जाएगा। वो पैदा हो जाएगा बट ग्रोथ रेट कम होने की वजह से ग्रोथ उसका स्लो हो गया, स्टंटेड ग्रोथ, वो बच्चा ड्वार्फ हो जाएगा, बौना हो जाएगा। सिर्फ इतना नहीं, मेंटली रिटार्डेड, सेक्सुअली रिटार्डेड, मतलब लाइफ उसकी क्रस्ट हो जाएगी पूरी तरह। यार चुटकी भर नमक की वजह से आप लोग बच्चे का फ्यूचर खराब कर दो। आयोडाइज्ड नमक, समझ गए ना? याद रखना। हाँ बेटा, हाँ वो भाई वो डेफ भी होगा, म्यूट भी होगा, अर्थात गूंगा बहरा भी होगा, ऐसे चांसेस बनते हैं। ठीक, डेफ भी होगा, मोटिज्म भी हो जाएगी उसके लिए, ये भी शायद लिखा होगा बुक में आपके, ये कंडीशन भी पाई जाती है। ठीक, चलो लिखते हैं हम लोग। आयोडाइज्ड हार्मोन secrete from follicular cells, follicular cells, follicular cells. There are two iodized hormones, T3 and T4, T3 and T4. T3 and T4, ब्रैकेट में थायरोक्सिन, ब्रैकेट में थायरोक्सिन, ब्रैकेट बंद हो गया। आगे लिखते हैं हम लोग, आयोडाइज्ड हार्मोन was first isolated by Kendall, Kendall, by Kendall। लिखना आगे स्टार पॉइंट बना के। थायरोक्सिन हार्मोन, thyroxine hormone is derivative of टायरोसिन अमीनो एसिड। बेटा आपको कई हार्मोन मिलेंगे जो कि अमीनो एसिड के डेरिवेटिव है। ठीक, टायरोसिन अमीनो एसिड, टायरोसिन, TYROSIN, टायरोसिन अमीनो एसिड। अच्छा आप बताओगे बच्चों, टायरोसिन इसेंशियल है कि नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है? दो ही ऑप्शन है, कुछ लोग इसेंशियल, कुछ लोग नॉन इसेंशियल बोल दो, हैं? फिर मैं पूछूंगा कैसे। इसलिए अगर सही है आंसर तभी बताना। अरे बता दो जो बताना है। क्या है? नॉन इसेंशियल है, ऐसा होता है नॉन इसेंशियल। अच्छा एक बात बताएं आप लोगों को, टायरोसिन बड़े काम की चीज़ है। अगर टायरोसिन आपको बता दूं, कई अभी जेनेटिक्स में भी आप पढ़ोगे, टायरोसिन नॉन इसेंशियल है, ये बनता है कि इसेंशियल अमीनो एसिड फिनाइल एलानाइन से। अगर वो ढंग से ना काम करे तो फिनाइल कीटोन्यूरिया बीमारी हो जाती है। और अगर टायरोसिन उपलब्ध ना हो या अथवा उसको कन्वर्ट करने वाला एंजाइम ना हो तो हमारी बॉडी में मेलानिन नहीं बनता और एल्बिनिज्म नाम की बीमारी हो जाती है, पूरी स्किन सफ़ेद हो जाती है। तो टायरोसिन है तो नॉन इसेंशियल, लेकिन पीएमटी के लिए बड़े ज़ोरदार सवाल है, कई जगह लिंक करता है, लेकिन लिंक करके लोग पढ़ाते नहीं ना। अगर उन टायरोसिन एक जगह रट के पढ़ा दिया फिर अगले जगह रट के पढ़ा दिया, नहीं बेटा तीनों जगह काम आता है, ध्यान देना। आगे लिखते हैं बेटा, लिखो लाइन चेंज करके। अच्छा उसी में लिखना अमीनो एसिड लिखना। दिस हार्मोन कंटेन
65% आयोडीन, अब अलग से क्या स्टार बनाओगे इसी में लिख लो, 65% आयोडीन, यह 65% आयोडीन कंटेन करता है, 65% आयोडीन। आगे लिखना लाइन चेंज करके। थायरोक्सिन हार्मोन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, carbohydrate, fat and protein. It also promotes formation of RBCs. Formation of RBCs. आगे लिखना, थायरोक्सिन increases BMR बताया था ना क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। डिफाइन करो बीएमआर को, ये तो फुल फॉर्म हो गया, क्या होता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एट रेस्ट, हमें जिंदा रहने के लिए कम से कम जो एनर्जी चाहिए वो क्या होती है, बीएमआर। चलो आगे लिखते हैं, बीएमआर कॉमा बॉडी टेम्परेचर, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एंड प्रोड्यूसेस एनर्जी। Produces energy, so also called as calorigenic hormone. Calorigenic hormone. लिखना, थायरोक्सिन हार्मोन plays important role in PLAYS, important role in metamorphosis in tadpole larva. Metamorphosis, MORPHOSIS, morphosis in tadpole larva of frog. लिखना, लो सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन और लो आयोडीन इन टैडपोल लार्वा delay metamorphosis and larva attain sexual maturity, बेटा फुल स्टॉप क्यों लगा दिया अटेन के बाद, attain sexual maturity without metamorphosis, without metamorphosis called as neoteny, NEOTINY, neoteny, TINY,
आपको पता होगा एक्सोलॉटल लार्वा ऑफ एम्बाइलोस्टोमा, ये पुराना सवाल है, अब नहीं आता। ये भी नियोटिनी शो करता है। लार्वा बड़ा हो जाता है, जायंट लार्वा हो जाता है, सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, बट मेटामॉर्फोसिस दिखता लार्वा जैसा है, होता है एडल्ट जैसा बिहेवियर। ठीक, आगे लिखते हैं। अब लिखते हैं, लाइन चेंज करके लिखना, और ये जो लाइन लिखने चल रहे हो ना, इस पर सवाल बनता है, लिखना। लो सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन इज hypothyroidism and more secretion of thyroxine is hyperthyroidism. Hyperthyroidism. हो गया। अब एक सवाल तो डायरेक्ट बनता है कि हाइपोथायराइडिज्म क्या है, हाइपरथायराइडिज्म क्या है, तो आप बता दोगे। अब कभी कभी एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि हाइपोथायराइडिज्म इज कॉजेज बाई, तो आप बताओगे डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन कम होने से भी तो हो जाता है, एग्जामिनर दिमाग यूज कर सकता है। ठीक, चलो हेडिंग बनाओ हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें पहली बीमारी लिखना सिंपल गोइटर। GOITRE, गोइटर, GOITRE, सिंपल गोइटर। बेटा सिंपल गोइटर मैंने क्या बताया था, जब आपके भोजन में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो नंबर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स इंक्रीज कर जाएंगे फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ आयोडीन। तो उसकी वजह से फिजिकल अपीयरेंस ग्लैंड का बड़ा हो जाएगा और कॉलर लाइक अपीयरेंस आ जाएगी गर्दन पे, दैट इज कॉल्ड एज साधारण घेंघा गलगंड, सिंपल गोइटर। लिखो, डेफिशिएंसी ऑफ mineral iodine in our food leads increase in number of follicular cells, so thyroid gland increase in size, so collar like appearance is found on neck, so collar like appearance is found on neck, found on neck. This is called as simple goiter. अगर ये बीमारी एक बार हो जाए तो ये बीमारी हो सकती है? हो गई तो हो गई, ठीक नहीं होगी? क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? ऑपरेशन करके एक्स्ट्रा वाला निकाल देंगे, लेकिन फिर अगर आप कमी करोगे खान पान में तो फिर बढ़ जाएगी। कुछ होता नहीं बेटा, यहाँ साइड से सर्जरी करके इसका हम निकाल देते हैं, एक्स्ट्रा वाला, एक्स्ट्रा जो बड़ा होता है उसको काट के निकाल देते हैं। नहीं बेटा, एक प्यूबर्टी गोइटर भी लड़कियों में होता है। जैसे आप प्यूबर्टी माते हो 11, 12, 13, 14 साल की, तो आप में एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। उस दौरान अगर आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो तो लड़कियों में लगता है कि हाँ जैसे गोइटर सा हो रहा है, बट एक्चुअली दैट इज़ नॉट सिंपल गोइटर, दैट इज़ प्यूबर्टी गोइटर।
उस केस में हम लोग बच्चे को बैलेंस डाइट देने की कोशिश करते हैं, और अगर ज़्यादा आयोडीन की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हम लोग एक आयोडीन सोल्यूशन आता है हमारे मेडिकल साइंस में, कोलोसॉल के नाम से 2-4 कंपनियां अलग अलग नाम से बेचती हैं, तो जेनरिक दवा में भी आयोडीन सोल्यूशन के आयोडीन सिरप के नाम से आता है, तो उसको दिया जाता है, एक एक ढक्कन पीते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर बेटा सिंपल गोइटर हो गया, बढ़ गया, तो श्रिंक नहीं करेगा, सेल थोड़ी मरेंगे बेटा, वो तो हमें निकालना ही पड़ेगा, समझ गए। लेकिन हाँ, हाइपर के केस में कभी कभी यहाँ फ्लूइड भरने से बढ़ जाता है, साइज बढ़ने से थोड़ी बहुत बढ़ती है संख्या, ग्रेव वगैरह होता है, उसमें हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं, थोड़ा सा एक सिग्निफिकेंट साइज घटती है, लगता है कि हाँ कम हुआ है। इसमें बेटा बिल्कुल नहीं कम होती, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ी हैं। अगर फ्लूइड भरा होता, स्वेलिंग आई होती, तो हम रिड्यूस कर सकते थे। इसमें एक ही रास्ता है, सर्जरी। चलो, सांस लेने में क्यों दिक्कत होगी? पाइप के बाहर है, अंदर थोड़ी है। अच्छा, होती है। कहाँ होती है बेटा? एक्चुअल में सांस लेने में प्रॉब्लम तो नहीं होती, बट है कि यहाँ पर वजन बढ़ जाता है, उनको फील होता है, वो अलग बात है। बट ट्यूब में कोई ब्रीथिंग रेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेडिकली। वरना तो बेटा हम इंसान हैं, हमको तो सुई भी चुभ जाए तो ऐसे लग जैसे तलवार लग गई। तो हम लोग कभी कभी एक्सप्रेस ज़्यादा करते हैं, कभी बड़ी चोट, बच्चा अपने से गिर जाए, आप उसको मत देखो, उठ के मुस्कुराते हुए चल देगा। अगर गिर गया, आप देख लिए, तो रोना वहीं शुरू कर दे, आप आग उठाओ। ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है बाय बर्थ, तो इसको तो भूल ही जाओ बेटा। सही है कि नहीं? ये तो हम मेडिकल साइंस में क्लियर बात करेंगे, क्योंकि हमें एग्ज़ाम देना है। हम लोग ये वाला नहीं, वो होता है, वो वाला काम हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है? हमें क्लियर करना है बेटा चीज़ें। अगर हम थोड़ा सा भी कंफ्यूज रहेंगे एग्ज़ाम में बेटा, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे ना कि आप कंफ्यूज ही हो जाओगे, इनमें से कौन सा सही है। हमें तो क्रिस्टल क्लियर रखना है कंसेप्ट, ठीक बेटा? चलो, लिख लिया। अच्छा, एक बात और लिखाना था, गोइटर इज कॉमनली फाउंड इन हिली एरिया, हिली रीजन, पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। हिली एरिया, पहाड़ी, HILLY, हिली एरिया। अब ओरिजिन लिखा है कि रेन के समय मिनरल वॉश आउट हो जाते, छोड़ दो, ये नहीं आता है, आगे लिखना। इट इज एंडेमिक डिजीज, ENDEMIC, इंडेमिक डिजीज, ENDEMIC, इंडेमिक डिजीज, मतलब जिसको हो गया है उससे आपको नहीं फैलेगा, छुआछूत की बीमारी नहीं है ये, याद रखना है, इंडेमिक डिजीज, फुल स्टॉप। बेटा ये तो पहली चीज़ हो गई, हाइपोथायराइडिज्म है, लेकिन ये मिनरल डेफिशिएंसी की। दूसरी बीमारी लिखना सिंपल गोइटर के बाद, क्रिटिनिज्म, CRETINISM, क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म। क्रिटिन क्या होते हैं? NISM। बेटा सुनना, मैंने बताया अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर को प्रॉपर आयोडीन नहीं मिलता तो उसकी बॉडी में हाइपोथायराइडिज्म होता है फिटस के अंदर, जो कि उसके डेवलपमेंट को क्या करता है? लो कर देता है, स्लो कर देता है, और बच्चा पैदा तो हो जाता है, बट क्या होता है? विद स्टंटेड ग्रोथ, रिटार्डेड ब्रेन, रिटार्डेड सेक्सुअली रिटार्डेड, ठीक। और आपको बताएं डिफ एंड म्यूटिज्म भी पाया जाता है, ये कंडीशन हो जाती है। मतलब आपको अगर थोड़ी सी लापरवाही किए तो एक बच्चे का पूरा लाइफ ख़राब हो जाता है। अब वो पैदा हो करेगा ही क्या यार? सही है कि नहीं? ना नॉर्मल हाइट है, ना नॉर्मल ब्रेन है, ना सेक्सुअली है, ना कुछ भी तो नहीं है। जबकि पिछले पिट्यूटरी डिवार्फिज्म में क्या था? IQ नॉर्मल थी, कमा खा सकता था। सही है ना? यहाँ पे वो भी नहीं है, ध्यान देना है। लिखना दूसरा, क्रिटिनिज्म लिखना, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन in pregnant lady causes retardation in development of fetus लिखना। This child become dwarf, बौना हो जाएगा,
ड्यू टू स्टंटेड ग्रोथ, STUNTED, स्टंटेड ग्रोथ मतलब रिटार्डेड ग्रोथ विद रिटार्डेड और लो IQ, रिटार्डेड और लो IQ, IQ जानते हो ना, कैपिटल I कैपिटल Q, हाँ IQ, कॉमा सेक्सुअली इमेच्योर, उसी में कॉमा लगा के, कॉमा के बाद अलग से लाइन क्यों चेंज कर लिया, सेक्सुअली इमेच्योर एंड ऑल्सो डेफ एंड म्यूटिज्म, एंड ऑल्सो डेफ एंड म्यूटिज्म, डेफ मतलब बहरा, MUT, म्यूटिज्म MUTAISM, म्यूटिज्म TESISM, म्यूटिज्म मतलब बहरा भी होगा और गूंगा भी होगा, हो गया। आगे लिखना, सच टाइप ऑफ ड्वार्फ, such type of dwarf are called as cretin, CRETIN, and dwarfism is called as cretinism, एक लास्ट लिखना आज के लिए बेटा, मिक्सोडेमा, hypothyroidism in adult causes low BMR, which leads low BP, low heartbeat, low body temperature, so person become lazy, इंसान बड़ा सुस्त हो जाएगा, लेजी, स्लगी हो जाता है, बिल्कुल लेजी। इन दिस म्यूकस अक्यूमुलेटेड बिलो द स्किन, स्किन बड़ी चिकनी होगी, पफी होगी, म्यूकस accumulated below the skin, and hair fall observed, आज के लिए बेटा बस इतना, बाकी लिखेंगे कल।